वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का कहाँ यूज है, किस तरीके से बहुत सारी जगह ये काम आ रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बच्चों इसके वन शॉट रिवीजन में ही आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जाम में आपको, और जो बच्चे नीट एस्पायरेंट्स हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। मैं आज जो टॉपिक आपको वीडियो में वन शॉट में जो कराने वाली हूँ वो कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करता है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स से बच्चों आप क्या समझ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप अगर ये सिंगल है तो नेक डाई से तो नहीं देख सकते, कांट सी नेक डाई। यानी कि क्या चाहिए आपको? फिर माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप इनको देखा जाता है। वैसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बच्चों वो सभी जगह एवरीवेयर, आप मान के चलिए बैक्टीरिया सब जगह है, सॉइल, एयर, वाटर, हैंड्स, सब जगह मिलते हैं। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है। इनफैक्ट बैक्टीरिया तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो एक्सट्रीम और एडवर्स कंडीशन में भी मिलते हैं, जहाँ पर कोई नहीं रह सकता। एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन कौन सी होगी? बहुत सारा एसिड है या बहुत ज़्यादा हॉटी है, बहुत ज़्यादा गर्म है कोई जगह, तो वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं जो कि एक्सट्रीम और एडवर्स कंडीशन में मिलते हैं। एडवर्स कंडीशन में आपके कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं? और बच्चों ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। वो है आपके आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया बच्चों आपके 3 टाइप से हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, हैलोफिल्स एंड मेथेनोजन्स। आर्की बैक्टीरिया जो है इसका फर्स्ट टाइप आपको थर्मो एसिडोफिल्स जो मैं बता रही हूँ वो ऐसी कंडीशन में रहता है जहाँ पूरे में एसिड और गर्मी, हीट बहुत ज्यादा है। मेथेनोजन्स आपके कैटल डंग में, गाय भैंस के गोबर में मिलते हैं मेथेनोजन्स बैक्टीरिया, जो कि क्या बनाने के काम आते हैं? बायोगैस भी बनाते हैं। हैलोफिल्स बच्चों वो हैं जो मार्शी एरियाज में मिलते हैं, तो ये वो बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। अभी बच्चों आपके सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में मिलते हैं? मोनेरा। सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मोनेरा में मिलेंगे। और मोनेरा को किसने बताया था? RH टेकर। ये आप जानते हैं RH टेकर ने 5 किंगडम दिया था, उसमें से एक है मोनेरा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है। तो बच्चों इसको यहाँ तक देख लीजिए, आर्की बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक करते हैं। अब बच्चों हमें पढ़ना है बैक्टीरिया। हम स्टार्ट करते हैं। आर्की बैक्टीरिया आप देख चुके हैं, जरा हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देख लें। सेल वॉल किससे बनी होती है? पैक्टिनोग्लाइकन्स। बच्चों क्योंकि हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं तो हम वो ही चीजें लेंगे, वो ही पॉइंट लेंगे जो क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर या क्वेश्चन सबसे ज्यादा जहां से आते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पैक्टिनोग्लाइकन्स से बनी होती है। और ये कैसी होती है? होमोपॉलीसैकेराइड या हेटेरोपॉलीसैकेराइड? ये होती है बच्चों हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। यानी कि इसमें कौन कौन सी यूनिट है? 2 यूनिट पाई जाती है,
नेक या नैम करके याद कर सकते हैं आप। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। ये बच्चों आपकी है फंगस। फंगी जो है बच्चों आपका, उसका सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन। और बच्चों इसका जो सेल वॉल है वो कैसा है? ये फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड्स। यानी कि इनके पास एक ही यूनिट है, नेक, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। आई होप आपने यहाँ तक देखा और आपको दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। ऊपर से ही चल रहे हैं हम क्वेश्चन कवर करते हुए बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, एक एक पॉइंट। अब उसके बाद बच्चों हम जरा देखें बैक्टीरिया के टाइप्स, वायरस के टाइप कैसे हैं, कौन कौन से। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपके बैक्टीरिया बच्चों रॉड शेप, सबसे पहले हम रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया जिनका शेप रॉड जैसा हो, तो वो कौन से हैं बच्चों? आपके बैसिलस बैक्टीरिया, जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस आ गया पहला, ठीक है। उसके बाद बच्चों एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किससे होता है? ये भी बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस ये बैक्टीरिया नेम है बच्चों। और इसके बाद बीटी बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। उसके बाद बच्चों आपके राउंड शेप हो गए कोकस बैक्टीरिया, स्फेरिकल कोकस, कोकाई। तो ये कौन से हैं बैक्टीरिया का नाम बताऊं मैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो रॉड शेप भी हैं, प्लस उनके मोटाई स्ट्रक्चर मिल रहा है फ्लैजेला, यानी कि फ्लैजेलेटेड रॉड शेप बैक्टीरिया भी। ये आपका एनसीईआरटी माइक्रोब्स वाले चैप्टर का फर्स्ट पेज पलटेंगे, उसके बाद डायग्राम दिए हुए हैं रॉड शेप, सर्कुलर शेप, तो उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन से बैक्टीरिया कौन से शेप में। अब आ जाइए वायरसेस से। आपके वायरसेस कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो है आपका बैक्टीरियोफाज। अब आप नाम से कंफ्यूज हो गए होंगे कि बैक्टीरिया लगा हुआ है, नहीं, ये वायरस है। बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को खाता है, ये किसे किल करने का काम करेगा? किल बैक्टीरिया। और है क्या ये? वायरस, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपका लैम्डाफाज और M13 फाज। इसके बाद बच्चों आपके वायरस हैं एडिनो वायरस, जो किस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये इफेक्ट करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। आरएस से समझ जाइएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेंगे। और ये क्या कॉज करते हैं बच्चों? सार्स। सार्स स्टैंड फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, acute respiratory system। लास्ट वन इज आपका रॉड शेप वायरस है, ये है आपका TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये कैसा होता है बच्चों? टोबैको मोज़ेक वायरस ये रेट्रो वायरस है। एक रेट्रो वायरस हमने पहले भी पढ़ चुका है, ये दूसरा है TMV, रेट्रो वायरस है। और इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। SSRNA मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए।
एक बार आप बच्चों इसे रिकॉल करिए, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, शेप एंड उनके नेम। आपका रॉड शेप बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस और बैसिलस thuringiensis बीटी। राउंड शेप बैक्टीरिया आपका कोकस कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया और स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस हो गया। फ्लैजेलेटेड रॉड शेप बैक्टीरिया भी है। वायरसेस में आपके बैक्टीरियोफाज, लैम्डाफेज और M13 फेज और एडिनोवायरस आपका, और उसके बाद TMV वायरस। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे हम एक एक नाम को। अब हम आते हैं बच्चों हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे काम आ रहे हैं। ह्यूमन वेलफेयर लिखा हुआ है ना, कि कैसे फायदे भी कैसे ह्यूमंस के लिए, वो देखिए जरा हम। सबसे पहले हम घर से शुरुआत करते हैं, आइए। Microbes in household products। आपके घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने देखा है बच्चों, सबसे पहले हम सारी चीजें कहाँ देखते हैं, अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहीं से अपने स्तर से ही करते हैं। तो देखिए जरा, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में आपके सबसे पहले हम जिसको लेने वाले हैं वो है कर्ड। तो आज हम कर्ड को बनाना भी सीख रहे हैं और उसके माइक्रोब्स भी समझ लेते हैं क्या है। मैं जानती हूँ बहुत से बच्चे जानते होंगे कर्ड कैसे बनता है, पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत पढ़ाकू नहीं जानते होंगे। चलिए आज सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, आपको मिल्क लेना है और मिल्क कैसा होना चाहिए, गुनगुना यानी कि ल्यूकवार्म। उसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी गर्म करती है, फिर उसे थोड़ी देर ठंडा होने देती है, गुनगुना सा होने देती है कि इतना कि वो टच किया जा सके। तो उस मिल्क में उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस मिल्क में मम्मी मिलाती होगी इनोक्यूलम। अब ये इनोक्यूलम क्या है, जिसको आप क्या कहते हैं, जावन, दही, 1 चम्मच दही, बस आपने मिल्क जितना भी लिया है उसमें आप क्या ले रहे हैं, इनोक्यूलम ले रहे हैं, थोड़ा सा दही या छाछ 1 चम्मच वो ले रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं आप, इनोक्यूलम कहते हैं। तो इसने 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको इनोक्यूलम मिलाया और अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसको ओवरनाइट रख दीजिए। ओवरनाइट आपने इसे रख दिया तो आपको सुबह मॉर्निंग में क्या रिजल्ट मिलेगा, कर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रात में ही करना है, सुबह भी हो सकता है, आप सुबह जमा रहे हैं शाम तक तैयार है। तो ऐसा ओवरनाइट में बन के आपका कर्ड आ गया। अब कर्ड के अंदर क्या हुआ, ऐसा रात में ऐसा क्या प्रोसेस हुआ कि हमें कर्ड मिल गया मिल्क से। देखिए बच्चों क्या प्रोसेस हुआ, ये जो कर्ड बना है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका लैक्टोबैसिलस। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये इसकी क्वालिटी है। यही क्या करता है, ओवरनाइट वर्क करता है और क्या बना देता है, मिल्क से कर्ड बना देता है, उसे इनोक्यूलम को मिला देता है। अब आप बताइए बच्चों, कर्ड हमारे लिए यूजफुल कैसे है, क्यों ही हमें कर्ड खाना चाहिए, क्या है यूजफुल। देखिए एक तो ये विटामिन B12 रिच होता है, ठीक है, और मिल्क से ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर मिल्क के कंपेयर में देखें तो प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, कैल्शियम भी अच्छे से होता है। तो सभी एस्पेक्ट से कर्ड मतलब अच्छा होता है, खाने में न्यूट्रिशन रिच होता है, तो इसीलिए कर्ड ज़्यादा बेटर है किससे, मिल्क से। ऐसा नहीं है आपको मिल्क नहीं लेना है, मिल्क भी लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लिख लेते हैं, इसमें क्या क्वालिटी है, विटामिन B12, जिसको आप कोबालमिन भी बोलते हैं, और प्रोटीन अच्छा मात्रा में होता है, कैल्शियम भी होता है। तो ये आपके काम का है, आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में एक जगह ये काम आ गया है कर्ड बनाने से, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखिए जरा।
कर्ड के बाद बच्चों चीज। इस कर्ड में ही आपने काफी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं बच्चों। अब हम बताएं चीज। पनीर सबको पसंद होगा, बच्चों को तो विशेष तौर पे बहुत पसंद होता है। तो ये बनता कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? मिल्क की कर्डलिंग करनी पड़ती है। कर्डलिंग मतलब घर पे अगर बोले तो क्या करना पड़ता है? दूध फाड़ना पड़ता है, तब जाके आपको मिल्क से चीज मिलता है। कुछ भी खट्टा मिला देंगे तो आपको चीज मिलेगा। तो मिल्क से चीज बनने का प्रोसेस ही आपका क्या है? कर्डलिंग करना है। तो अब इसमें क्या है बच्चों? इसमें कौन काम करता है? इसके लिए आता है जिसका नाम लूंगी मैं, प्रोपियोनी। आपके स्विस चीज। ये चीज भी कई तरह के होते हैं, स्विस चीज, रॉकफोर्टी चीज, कॉटन चीज। तो हम इनमें से कुछ चीज पढ़ेंगे बच्चों, वो देखते हैं हम। आपका स्विस चीज बच्चों जो कि प्रोपियोनी शेरमान इससे बनता है। स्विस चीज, स्विस चीज जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमान। बस आपको जो लर्न करना है वो ये याद होना चाहिए, ये मेन है कि स्विस चीज किसने बनाया, इसने बनाया। बाकी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा चीज के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है, इसमें क्या मिलाना पड़ता है, कितना नहीं, कौन से बैक्टीरिया ने कहा। उसके बाद एक और चीज है बच्चों, ये स्विस चीज कैसा होता है? इसके होल्स बड़े होते हैं बच्चों। तो ये होल्स बड़े होने की वजह से इसका चीज का नाम अलग है, स्विस चीज है, थोड़ा और सॉफ्ट होता है। कॉटन चीज जो हम घर में नॉर्मली खाते हैं वो कॉटन चीज है। फैटी चीज भी करके आता है। आपका है ये रॉकफोर्टी चीज। ये कैसे बनता है बच्चों? रॉकफोर्टी चीज आपका, रॉकफोर्टी चीज बनता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। इसके लिए कौन काम करता है? पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम से तो आप पहचान गए कि क्या है, एक तरह की फंगस है। ठीक है बच्चों, ये आपका चीज। हम अगर कोई प्रोडक्ट देखें तो आपकी ब्रेड। ब्रेड कैसे बनती है बच्चों? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है ब्रेड। ब्रेड कैसे बनती है? फर्मेंटेशन। तो इसका किसका फर्मेंटेशन किया जाता है बच्चों? यहाँ पे यीस्ट। और यीस्ट के बारे में आप जानते होंगे, ये फर्मेंटेशन करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। और ब्रेड में जो आपके होल्स दिखाई देते हैं, जालियां जैसे दिखाई देती है, वो किस वजह से दिखाई देती है? यीस्ट फर्मेंटेशन करके CO2 गैस निकालती है। अब वो जो CO2 गैस निकलती है वही वहां पर होल बन जाते हैं। तो ब्रेड थोड़ी फ्लफी और फिर होल्स होती है। तो ये ब्रेड को बनाने के लिए कौन काम में ले रहा है? आपका ईस्ट। उस ईस्ट को बोलते हैं ब्रूअर्स, वो बेकर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट आपके बियर फैक्ट्री में जो काम आती है, बेकर्स ईस्ट बेकरी में काम आती है। और ये दोनों का नाम एक ही है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ये मेन है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। आपको ये लर्न करना है। अब ब्रेड हो गया, उसके बाद अपन आ जाए अदर प्रोडक्ट। हमने कर्ड पढ़ लिया, हमने चीज पढ़ लिया, हमने ब्रेड भी पढ़ लिया। अब हम इडली और डोसा के बैटर की बात करें बच्चों, तो वो भी क्या है? इडली और डोसा वाला जो बैटर है वो भी फर्मेंटेशन का रिजल्ट है। उसमें क्या होता है? राइस और आपकी दाल, ग्राम, ब्लैक ग्राम जो है उसको क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं बैटर। और जितना अच्छा बैटर बनेगा, जितना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ होगा, उतना ही अच्छा आपका इडली और डोसा का रिजल्ट आता है। तो ये किससे बना है? फर्मेंटेड। ये भी फर्मेंटेशन का रिजल्ट है, राइस एंड ब्लैक ग्राम, जो आपकी दाल इसमें काम आती है। तो चलो, आपने कर्ड देख लिया, आपने चीज बनाना भी देख लिया, ब्रेड भी देख लिया, इडली डोसा देख लिया। अब आ जाए जरा टाड़ी। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी जो कोई नहीं जानता है कि चीज में, कर्ड में, ब्रेड में क्या क्या प्रोसीजर काम है, वो आप समझ पाएंगे।
तो अब हम टाड़ी की बात करते हैं बच्चों। जो आपकी टाड़ी है वो साउथ इंडियन ड्रिंक है। ये साउथ इंडियन ड्रिंक है और ये भी फर्मेंटेशन का रिजल्ट है। जितना अच्छे से फर्मेंटेशन होता है उतना इसमें अल्कोहल बढ़ता चला जाता है। फर्मेंटेशन अच्छा से होगा तो अल्कोहल भी बनता रहेगा इसमें, और ये फर्मेंट होते होते ही बन जाती है ये ड्रिंक, ठीक है। और इस ड्रिंक के लिए जो आप ट्री ले रहे हैं वो कौन सा है? कैरियोटा यूरेना, ठीक है बच्चों। ये आपने टाड़ी कर लिया जो पाम जूसेस से बनता है। ये टाड़ी किससे बनता है? पाम जूसेस से। तो हमने बच्चों हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या क्या सीख लिया आपके लिए? कर्ड, चीज और आपका ब्रेड, इडली डोसा बैटर, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। और उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? टाड़ी, साउथ इंडियन। अब आ जाइए माइक्रोब्स में, घर से बाहर निकलिए अब थोड़ा सा। इंडस्ट्री। अब बच्चों आप ही बताइए कि आप इंडस्ट्री में माइक्रोब का यूज कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल में आप किस किस चीज को लेकर चलेंगे? बेवरेजेस और आपके एंटीबायोटिक्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो जगह पर। एक तो आप बनाएंगे इसके लिए क्या? बेवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ, और ड्रिंक की बात कर रहे हैं आप। उसके बाद आप बताएंगे क्या? आपका एंटीबायोटिक्स या मेडिकल फील्ड में काम कर, ठीक है। तो आ जाओ सबसे पहले बेवरेजेस पढ़ते हैं, पेय पदार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों बेवरेजेस हम जो पढ़ेंगे उसमें आप बताइए कौन सी ईस्ट काम में लेंगे? मैंने अभी भी आपको बताया था, ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, और ईस्ट वही है आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है बच्चों, आप जरा देखिए सबसे पहले ये भी फर्मेंटेशन का ही रिजल्ट है, तो देखिए किस चीज में किस किस का फर्मेंटेशन होता है। बियर, नाम सुन के आप सोच रहे होंगे मैडम क्या पढ़ा रही है। देखिए बच्चों ये भी बहुत काम का है। कैसे बनता है ये ड्रिंक? लेने वाली अच्छी कोई चीज नहीं होगी जिसमें अब जो मैं नाम पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये बनता कैसे है, किस प्रोसीजर में, पढ़ने के लिए बहुत काम का है, ठीक है। तो बियर, आपका जो बियर है वो किससे बनता है बच्चों? इसके लिए किसका फर्मेंटेशन करना पड़ता है? बार्ली माल्ट, बार्ली, इसका फर्मेंटेशन करना पड़ता है। और ये इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी होती है 3 to 6%। अब जो मैं यहाँ क्वांटिटी लिखूंगी बच्चों वो आपकी अल्कोहल क्वांटिटी। फिर हम दूसरा अगर हम इसके बाद करना चाहें तो उसके बाद है हमारी वाइन। वाइन कैसे बनता है? फर्मेंटेशन किसका रिजल्ट है? ये ग्रेप जूस, इसे फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन लिखा है। इसमें होता है 9 to 12% अल्कोहल। अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों उनमें अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं अल्कोहल की क्वांटिटी, यहाँ पर हम बात करेंगे विस्की, ब्रांडी, रम, जिन और वोडका। चलिए लिखते चले जाते हैं। आपका विस्की, विस्की कैसे बनता है बच्चों? फर्मेंटेड सीड्स, फर्मेंटेड सीड्स, कई अनाजों से फर्मेंटेड। तो ये आपका इसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल का परसेंट है, वो अल्कोहल परसेंट है बच्चों आपका 50%। तो आपने देखा बच्चों बियर देख लिया, आपने वाइन देख लिया। अब आप देखेंगे बच्चों ब्रांडी। ब्रांडी आपके फ्रूट जूस फर्मेंटेशन से बनती है। फोर्थ ब्रांडी, फ्रूट जूस फर्मेंटेशन से बनेगी है, और इसमें होता है 60 to 70%।
उसके बाद ब्रांडी के बाद आप विस्की हो गया ब्रांडी, अब आप करेंगे रम। रम कैसे बनता है बच्चों? ब्रांडी के बाद रम है, मोलासिस का रिजल्ट है। रम रिजल्ट किसका है? मोलासिस। अब मोलासिस आप समझ नहीं पाए होंगे क्या होगा, अभी बताते हैं। मोलासिस आपका जो क्या है कि जैसे आपने पोटैटो वगैरह वॉश किए तो उनका जो पानी निकलता है उसको फर्मेंट करके बनाते हैं, तो वो है मोलासिस। ठीक है। रम के बाद आपका सिक्स आपका है जिन। जिन जिन जो है बच्चों ये किसका रिजल्ट है? जिन आपने सुना हो कभी, तो जिन इसका रिजल्ट है ये माल्ट, ड्राई माल्ट। इसका फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, 40% एल्कोहल होता है। उसके बाद आपकी वोडका। वोडका तो आपने बहुत सुना होगा। जो बच्चों वोडका है आपका, इसमें ये किससे बनता है? 60 to 8%, 80% अल्कोहल होता है, और ये आपके पोटैटो जूस फर्मेंट करके बनाया जाता है, 60 to 80%। अब बच्चों ये अल्कोहल की मात्रा जो क्वांटिटी डिफर कर रही है, इसका क्या मतलब है ये हमें जानना है। क्या है इन दोनों में ऐसा कि इनमें इतना नशा नहीं चढ़ता है? अल्कोहल की मात्रा कम है तो डेफिनेट है उतना इसमें नशा नहीं चढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं इनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये बहुत जल्दी नशा करने लगता है, बहुत जल्दी चढ़ने लगता है। तो ऐसा क्या है? बियर में तो जिसमें सबसे कम, तो बच्चों क्या होता है, ये जो यीस्ट होती है ये 30% से कम पर तो ठीक है, ये लाइव रहती है, काम बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन अगर ये 13% से ज्यादा बन गई तो ये खुद को ही मार लेगी। अब जब ये खुद को मार लेगी तो फिर ये इन सब का प्रोसीजर कैसे होगा? तो क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है 13% से कम यीस्ट है, तो यहाँ तो नशा नहीं चढ़ रहा है, अल्कोहल उतना है ही। इसमें क्या होता है कि 13% से बहुत ज्यादा है, तो ईस्ट तो वही डैमेज हो जाती है। तो उसके बाद इन सब ड्रिंक्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस मतलब अदर प्रोसेसेस कराए जाते हैं जिससे वो क्या हो कि अच्छा आपके पास रिजल्ट आए। और ये जो ड्रिंक है ये नॉन डिस्टिलेशन का रिजल्ट है। तो ये इफेक्ट आपके अल्कोहल को कम देती है और इनमें अल्कोहल ज्यादा होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एंड आपकी वोडका। वोडका को फीमेल ड्रिंक के नाम से भी जानते हैं, फीमेल फॉर फीमेल ही कहा जाता है, पर पता नहीं क्यों। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ नॉलेज ऐसा सुनने में आया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों, आपको यीस्ट का पता चल गया कि यीस्ट इसमें 13% से कम होगा, तो ये यीस्ट आपका ठीक है। अगर 13% से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, खुद को ही डैमेज कर लेता है। तो जो आपके अदर वाली जो ड्रिंक है वो क्या बनाएंगे, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाई गई। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आपके कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं देखते हैं। चलिए, डिवाइजेस हो गए, आपको एंटीबायोटिक्स। ये भी आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का ही एक काम है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। कौन से हैं जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे? तो जरा देखिए, हम आप एंटीबायोटिक्स के फील्ड में सबसे पहले आपको नाम याद आ रहा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने बच्चों एक एंटीबायोटिक बनाया जो क्या था, पेनिसिलिन। और वो किससे बनाया, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। और
जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था। ये किससे फाइट करता था? फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। और बच्चों ये कौन कौन से डिजीज पर उस समय काम आया? देखिए, डिप्थीरिया, प्लेग, whooping cough, तो ये बच्चों आपके एंटीबायोटिक्स एरिया में भी काम आ गया है। ये पेनिसिलिन, यहाँ पे कौन काम आ रहा है? पेनिसिलिन नॉटेटम काम आ रहा है। और क्या बना रहा है? पेनिसिलिन। और इसको बनाया किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उनके साथ आगे दो और साइंटिस्टों ने काम किया था इसके लिए, चेन ऑफ फ्लोरीन। दो और साइंटिस्ट थे। अब माइक्रोब्स एंड केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल एजेंट्स। चलिए बच्चों, माइक्रोब्स एंड केमिकल एजेंट्स कैसे काम करेगा केमिकली, देखिए जरा। केमिकल एजेंट्स, चलिए बच्चों, सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर। ये कैसे काम करता है बच्चों? ये फंगस है और ये किस तरीके से काम आता है? ये बनाता है सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। और इसको यूज करेंगे, यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। जैसे आपके पिकल्स वगैरह है, वो इसमें अचार, उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एसिटोबैक्टर एसिडी। ये क्या है? बैक्टर नाम लग रहा है, बैक्टीरिया। और ये एसिटोबैक्टर एसिडी क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड, आपका विनेगर। और विनेगर तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा काम आ रहा है आजकल चाउमीन, मंचूरियन, इनमें बनाने के लिए। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर। चाउमीन और मंचूरियन मतलब खट्टा करने के लिए यूज होता है। ये भी एक तरीके से चीज़ों को खटास देने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपके चाउमीन में आता है तो ट्रांसपेरेंट से कलर का आता है, वो है आपका विनेगर। चलिए अब आ जाइए क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है? क्लोस्ट्रिडियम, ये आपका थर्ड नंबर है क्लोस्ट्रिडियम। यहाँ से इसको रब कर देते हैं बच्चों। इसके बाद ये दो आप देख लीजिए, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिडी। ये मैं ऊपर इसलिए लिख रही हूँ बच्चों क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन की पॉइंट लाइन है और आपको सामने फ्रंट में लिखे क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेगी बच्चों? ब्यूटाइलिक एसिड। और इससे रैंसिड बटर बनाया जाता है। रैंसिड बटर बच्चों, ये एक तरीके से रैंसिड वर्ड केमिस्ट्री का है और आप जानते होंगे। तो रैंसिड बटर एक तरीके से डुप्लीकेट, ओरिजिनल बटर का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं जो मैक्सिमम मात्रा में यूज होता है। वैसे नेचुरल बटर तो हम जानते हैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता है, रैंसिड बटर यूज हो रहा है उसकी जगह आजकल। फिर आ जाते हैं हम
लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस आपका कहाँ काम आ रहा है? लैक्टोबैसिलस आपने अभी भी काम किया है उससे। लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड वाला चीज कहाँ काम आ रही है बच्चों? कर्ड। आपने कर्ड बनाया है अभी भी। उसके बाद लैक्टोबैसिलस के बाद आपके पास कौन आ गया है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है? पेनिसिलियम ये क्या करता है आपका? ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये कहाँ काम आता है? ये लैक्टेटिंग मदर में कैल्शियम का सोर्स है। लैक्टेटिंग मदर में वर्क करता है एज अ कैल्शियम सोर्स। चलिए, ये आपके केमिकल एजेंट्स हो गए। एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस एंड पेनिसिलियम। उसके बाद बच्चों अब हम करने वाले हैं एक आपका लास्ट और रह गया बच्चों अल्कोहल। वैसे हम उसे बहुत बार कर चुके हैं। अल्कोहल किसने बनाया? सेक्रोमाइसिस सर्विसी, और ये कौन है? ईस्ट। अल्कोहल ये किसने बनाया बच्चों? सेक्रोमाइसिस सर्विसी, और ये आपकी ईस्ट फर्मेंटेशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो अब आपके पास केमिकल एजेंट हो गए। अब हम करेंगे एंजाइम्स। चलिए बच्चों, अब हम एंजाइम करने वाले हैं। एक बार आप रिपीट लिख लीजिए। एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम और आपका अल्कोहल। अब हम करेंगे बच्चों माइक्रोब्स एंजाइम्स। एंजाइम्स में तो आप इसका यूज देखेंगे बच्चों ना, तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहा है ये कि इस टॉपिक को और भी ज्यादा आपको अलर्ट होके देखना। एंजाइम्स, फर्स्ट लाइपेज। ये एज एंजाइम किसको ब्रेक करने का काम करेगा? लिपिड्स, फैट्स। तो ये लाइपेज एंजाइम्स बच्चों कैसे यूज होते हैं? यूज्ड इन डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर में ऑर्गेनिक मैटर होता है ये, और डिटर्जेंट में इसका डिटर्जेंट में क्या काम हो सकता है? देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये जैसे कि आपका ऑयल, किसी कपड़े पे ऑयल का अगर स्टेन लग गया है तो ऑयल का स्टेन क्लीन करने के लिए ये डिटर्जेंट में होता है, जिससे डिटर्जेंट उससे रिएक्ट कर लेता है, ऑयल को रिमूव कर देता है, फैट को वहां से वो जो स्टेन लगा है वो हटा देगा। ठीक है, यूज इन डिटर्जेंट्स। सेकंड हम बच्चों पढ़ेंगे लाइपेज के बाद आपका पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। बच्चों आपने ये दोनों, ये तो एक तरीके से पैक्टिन सेल वॉल तोड़ने का काम करेगा, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। आपने मार्केट जूस देखे, इनका सबसे ज्यादा यूज क्या हो रहा है? मार्केट जूस जो होते हैं, जो पैक्ड जूस आते हैं, आपका रियल और भी बहुत नाम से जूस आ रहे हैं, वो जूस जो होते हैं बच्चों नेचुरल जूस जैसे नहीं होते, उनमें फाइबर नहीं होता, बस कलर और शुगर होता है। तो यानी कि वो न्यूट्रिशन रिच तो है नहीं, तो इसीलिए आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो फाइबर खत्म कर दिया जाता है। कैसे? प्रोटीएजेस की वजह से। इसमें फाइबर नहीं होता, किसकी वजह से? इनकी वजह से। प्रोटीन नहीं है तो नो फाइबर्स, नो न्यूट्रिशन, तो वो जूस आपके लिए कोई काम करेगा। तो ये एंजाइम्स मार्केट में यूज होते हैं, जो आपके जूस वाले होते हैं वो लोग यूज करते हैं। अगर हम बच्चों थर्ड वन की बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बच्चों, ये बैक्टीरिया है, वो कहाँ से लिया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से लिया जाता है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया,
राउंड शेप बैक्टीरिया जो हमने अभी बात की थी। और एक तरीके से ये क्या है बच्चों, क्लॉट बस्टर, क्लॉट को खत्म कर देता है। जैसे कभी किसी को सडन हार्ट अटैक आया है तो उसके लिए डॉक्टर जो इमीडिएट इंजेक्शन देता है वो किसका देगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस का देगा, जो उसका जो वहाँ क्लॉट बना होगा उस क्लॉट को वहीं बस्ट कर देगा। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इसका यूज होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो आपको कितनी बातें याद करने के लिए हो गई, क्लॉट बस्टर है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इसका यूज होता है, किसका, स्ट्रेप्टोकाइनस, कहाँ से निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। चलिए अब करते हैं एमाइलेज। ये आपने देखी है, अब हम एमाइलेज करते हैं। एमाइलेज के बारे में तो आप जानते हैं, सलाइवा में प्रेजेंट होता है और किसको डिग्रेड करने का काम करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं एमाइलेज। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए, ये बच्चों कब काम आता है, जैसे किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इसके ये देना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। ये किससे लिया जाता है, ये लिया जाता है ट्राइकोडर्मा स्पोरम, ठीक है बच्चों, फंगस से लिया जाता है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए कब दिया जाता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तब, उसके बाद आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसको दिया जाना क्यों जरूरी है, इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए। और बच्चों अगर ये नहीं दिया तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। पेशेंट को नहीं दिया तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। और ग्राफ्ट रिजेक्शन जब हो जाएगा तो वो पेशेंट के लिए सही नहीं है। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, ट्राइकोडर्मा जो एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसके बाद में स्टैटिन्स करेंगे, एक बार इसे देख लीजिए। साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, और अगर ये नहीं दिया गया ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद तो क्या होगा बच्चों, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स, ये तीनों एंजाइम्स में से आप बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा। साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनोसप्रेसेंट, और आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और हम अब कर रहे हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स लिया जाता है मोनास्कस परप्यूरियस, इस टाइप मोनास्कस, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस, और ये ईस्ट है। ये क्या है, स्टैटिन्स, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, देखिए बच्चों, आपने सुना होगा कि जो घर के मेल्स होते हैं उनको ज्यादातर शिकायत रहती है
बढ़ने की फीमेल्स की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो मेल्स है उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है बिकॉज उनके पास एस्ट्रोजन नहीं बनता है। एस्ट्रोजन किसके पास बनता है? फीमेल्स के पास। तो फीमेल्स के पास एस्ट्रोजन हार्मोन है जो नेचुरली ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन कर देता है। तो ये तो हुआ फीमेल्स में, तो इसलिए फीमेल्स को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत ज़्यादा नहीं रहती है, बल्कि मेल्स को रहती है। क्यों? क्योंकि मेल्स में एस्ट्रोजन है तो जो नहीं बनता है इस वजह से। तो मेल्स के ये स्टैटिन्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करते हैं। वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फैट बढ़ने लग जाता है, तो वो जो फैट की गोलियां बनने लग जाती हैं वो गोलियां इस तरीके से बनेंगी कि ब्लड में रुकना स्टार्ट कर देगी, तो ब्लड के अंदर ब्लड का फ्लोइंग पाथ को कम कर देगी। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि फैटी चीज़ें डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेती है। अगर हम उसे एक दिन खा रहे हैं तो ये नहीं है उसे रेगुलरिटी में खाएं। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा समय लेती है। तो बच्चों आपका जो स्टैटिन्स है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और फीमेल में ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है। नेचुरल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इज ईस्ट्रोजन। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया आपका कि भाई ईस्ट्रोजन फीमेल में क्यों नहीं शिकायत रहती कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा। अगर फीमेल में कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आ रही है तो इसका मतलब वो बहुत एक्सेस लेवल का फैट खा रहे हैं, वरना तो फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है जो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने का काम करता है। स्टैटिन्स कब दिए जाते हैं? जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। आप बच्चों इसके बाद हम करने वाले हैं सीरियस ट्रीटमेंट। सबसे बड़ा टॉपिक है, यहाँ तक हमने देख लिया। आज हमने बच्चों माइक्रोब्स में क्या क्या चीज़ें देख ली अभी तक। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, कर्ड, चीज, ब्रेड, इडली, डोसा, टाड़ी सब देख लिया। इंडस्ट्री में आपने अल्कोहल देख लिया, बेवरेजेस देख लिए सारे, और एंटीबायोटिक्स देख लिया, मैंने पेनिसिलिन बता दिया। उसके बाद आपने इंडस्ट्री के बाद केमिकल्स देख लिए, केमिकल्स के बाद आपने एंजाइम देख लिया, साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन्स और आपका स्टैटोकाइनेस। इन तीनों का नाम मैंने क्यों लिया है? सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है। केमिकल एजेंट्स में मैंने बता दिया क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइल, एस्परजिलस नाइगर, एसिडोबैक्टर एसिडी। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करने वाले हैं, एजेंट हो गए हमारे, एंजाइम्स हो गए, अब हम बात करेंगे सीवियस ट्रीटमेंट। तो आओ बच्चों देखते हैं कैसे होता है कि सीवियस ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ सीवियस क्या होता होगा? सोचो आप, सीवियस क्या है, जरा हम यही सीख लें सबसे पहले। चलिए बच्चों मैं बताती हूँ सीवियस ट्रीटमेंट। बच्चों जो सीवियस है ना वो क्या है? वेस्ट वाटर है। अब वेस्ट वाटर कहाँ से आ सकता है? वेस्ट वाटर आपके टॉयलेट से जाने वाला पानी, वेस्ट वाटर आपके किचन यूटेंसिल्स, आपके डिश वॉश करने के बाद जो आता है, आपके क्लोथ्स वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है, आपके सभी जगहों पर बनता है। ये घर पर भी बनता है, स्कूल्स में भी, ऑफिस में भी, हॉस्पिटल्स में भी, सब जगह वेस्ट वाटर निकलता है। तो वो सारा वेस्ट वाटर इसके अंदर आ गया। कहाँ? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होम, ऑफिसेज, ये सब का पानी मैंने आपको बता दिया है कि पानी आपका कैसा आता है। इसमें सारा का सारा पानी कौन सा आ गया? जो पानी कैसा होगा? जो किचन यूटेंसिल्स है, जिसको आप खुद से दोबारा काम में नहीं लेंगे। पर आपको क्या पता है बच्चों कि सीवियस ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है? यही आपके टॉयलेट से जाने वाला पानी, यही आपके किचन यूटेंसिल्स को धोने के बाद निकलने वाला पानी, यही आपके ड्रेन्स में जाने वाला पानी, आपके क्लोथ्स वॉश करने के बाद पानी, आप जो रिंस कर रहे हैं सुबह माउथ उसके बाद जाने वाला पानी, आप गागल कर रहे हैं उसके बाद निकलने वाला पानी, तो वो सब जो वाटर है वो कहाँ जाता है? ट्रीटमेंट के लिए जाता है।
उसी ट्रीटमेंट को कह रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। और उसी को ट्रीटमेंट करके वापस पानी को पीने लायक बना के आपके घरों में भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी आपके लिए रोज नया बन रहा है, कि गॉड आपके लिए रोज नया नया पानी भेज रहा है। नहीं, वो पानी फिल्टर होकर के, ट्रीटमेंट होकर के आपके पास आता है। ना पानी पीने लायक नहीं है अर्थ में कि रोज नया पानी आएगा आपके लिए क्लीन फिल्टर होकर, उसी को फिल्टर ट्रीट करके बनाया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट यही है। चलिए बच्चों, अब आपने ये तो देख लिया सीवेज आ गया आपके पास। अब इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से करते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट। ये लाइन आपकी सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ लिखना है। इसके लिए बच्चों एक डायग्राम बनेगा, तो मैं जरा इस एरिया को क्लीन करूँ। और आप भी अच्छा होगा कि चीज़ों को डायग्राम से ही याद करें, ताकि आप बहुत आराम से इसको कराएं। ये इस माइक्रोस वाले चैप्टर में अगर लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है सब्जेक्टिव वाले में, तो ये आने वाला क्वेश्चन। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके की चीज़ें आप करेंगे, एक आप फिजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, एक आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक होगा बायोलॉजिकल। बच्चों क्या होता है कि सब जगहों का गंदा पानी, तो उसमें आप ड्रेन, बाहर की ड्रेन में तो आप कुछ रैपर खा के फेंक दिया, कोई बॉटल है फेंकी हुई पड़ी है, तो बाहर का जो पानी है बहुत गंदा पानी जो सब जगह का कलेक्ट हो रहा है, तो वो जो पानी है उसमें तो सब चीजें होती हैं। गंदा पानी तो वो है ही, साथ में उसके पास सॉलिड चीजें भी हैं, प्लास्टिक भी उसमें बहकर आ रहा है, उसमें कुछ आयरन का भी मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले तो उस कचरे को ही बाहर निकाला जाए कि पानी पानी रह जाए, उसमें मिट्टी भी होती है, तो वो फिजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको आप। इसमें क्या होगा बच्चों, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी आप नाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कह सकते हैं आप। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन कैसे, देखिए बच्चों क्या होगा कि आप बहुत, आपके पास है आटा छानने वाली छलनी, अब वो छलनी के होल्स अगर बड़े आपकी सीख के, तो उसमें से तो वो आटे के साथ बड़ी चीज़ें भी निकल रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आप उससे बारीक ले, उससे भी बारीक ले, तो जब जितनी बारीक आपकी सीख होगी उतना ही फाइन आपके पास फ्लोर आएगा। जैसे कि आपका प्लेन फ्लावर बहुत ही ज़्यादा प्लेन होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा बार फिल्टर करके बनाया है। ऐसा ही इसके साथ कि सीवेज का वाटर आया, हम मान लेते हैं ये सीवेज वाटर है। अब हम यहाँ से डायग्राम शुरू करते हैं, ये आपका सीवेज वाटर। अब ये सीवेज वाटर के साथ बहुत कुछ था, और इस सीवेज वाटर को आपको क्या करना है, सील करना है। अब आप इसे सील करेंगे, तो सील करने के बाद मान लीजिए इसमें कोई बॉटल थी प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक की बॉटल, कोई रैपर, ये सब इस सील के ऊपर आ गया, क्योंकि बड़ी छन्नी के ऊपर से पानी तो निकल गया है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें छन्नी में से नहीं जानी चाहिए वो ऊपर आ जाती है, तो नीचे फिर वाटर आया। अब उसके लिए वापस से एक और छन्नी, जिसके क्या होंगे, सील्स छोटे होंगे, इससे छोटे होंगे, तो अब इसमें से क्या होगा, वाटर फिल्टर होके आएगा, और ये वाटर, अब जो वाटर आएगा उसमें से सारी चीजें तो ऊपर रह रही हैं। जो देखो बच्चों, जो प्लास्टिक वगैरह था, बॉटल वगैरह, वो ऊपर रहे, उसके बाद कोई छोटे छोटे तिनके थे वो इसके ऊपर रहे। उसके बाद क्या हुआ कि पानी के साथ अब सॉइल आई बस, तो अब इसको कलेक्ट करेंगे टैंक, ये रहा आपका एक टैंक, इस टैंक में ये पानी आया। इस पानी के साथ साथ क्या और आ गया था बच्चों, इस टैंक का नाम देंगे बच्चों हम सैटलिंग टैंक। इस सैटलिंग टैंक में पानी तो आया ही आया, पर मैंने आपसे कहा था मिट्टी की साथ में आई, तो मिट्टी के कण थोड़े से हैवी होते हैं, तो बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया,
ये प्रोसेस आप जानते हैं, सेडिमेंटेशन, चीजें नीचे बैठ जाएंगी भारी चीजें। अब सेडिमेंटेशन हो गया तो ऊपर क्या रह गया आपका वाटर और नीचे आपके क्या रह गए हैं सॉइल पार्टिकल्स। तो इसे बोलेंगे बच्चों प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, इसे बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। जो ऊपर वाटर आया है उसे आप क्या कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। और जो नीचे सेटलिंग टैंक में सॉइल बैठी हुई है उसको आप बोलेंगे बच्चों स्लज। ये सेडिमेंटेशन के कारण जो आपके सॉइल बैठी हुई है उसको क्या बोलेंगे स्लज, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में आई है तो ये प्राइमरी स्लज है। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट को हमें कहाँ भेजना है? ये पानी भी इतना साफ तो नहीं हुआ होगा कि पीने लायक हो, जिसके नीचे से सॉइल निकली है इतना साफ होगा ये? बिल्कुल नहीं हुआ। अभी ये साफ हुआ ही नहीं, आपने छलियां ही तो लगाई, अभी कैसे साफ हो जाएगा? तो अभी तो इसका वाटर ट्रीटमेंट होना है। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट जाएगा बच्चों कहाँ? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आप इसे भेजते हैं कहाँ? एरेशन टैंक। अब जो आप टैंक काम में लेंगे दूसरे वाले में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, वो आपका एरेशन टैंक है। और इसमें आप डाल क्या रहे हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को आप कहाँ डाल रहे हैं बच्चों? इसके अंदर। प्राइमरी इफ्लुएंट में वाटर तो था ही था, साथ में इसके साथ एक और चीज आ गई, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत सारा था। तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे, बैक्टीरिया बन जाएगा। तो क्या हुआ जब इसको एरेशन टैंक में लाए तो यहाँ था एयर पंप। अब ये एयर पंप चला दिया तो क्या होगा? एयर पंप के ऑन होने के बाद इस एरेशन टैंक में मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग होने से पानी को बार बार घुमाया जाएगा। तो क्या होता है? उसको घुमाने से रिजल्ट क्या आता है इसका कि ऊपर एक मैश जमा हो जाता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जमा हो जाता है और नीचे रह जाता है आपका पानी, वाटर। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो एरेशन टैंक से कहाँ हो गया? मैश में बदल गया और ये बन गया आपका फ्लॉक्स। सबसे अच्छा क्वेश्चन फ्लॉक्स से पूछा जाता है। फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बनता है और ये कैसा होता है? बैक्टीरिया विद फंगल एसोसिएशन। बैक्टीरिया, इसमें क्या क्या है? बैक्टीरिया प्लस फंजाई। इन्होंने क्या बना लिया? फ्लॉक्स मतलब एक झाग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और नीचे रह गया वाटर। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें माइक्रोब्स का काम क्यों करवाया गया? कि इसके जो बैक्टीरिया हैं, आपसे मैंने कहा ये आपके बैक्टीरिया प्लस फंजाई मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या कह रहे हैं? फ्लॉक्स कह रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया कौन से हैं? क्योंकि इन्होंने एरेशन टैंक्स में काम किया है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। एरोब्स हो गए तो जो एयर की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो एरोब्स हैं, ये एरोब्स क्यों काम में आए हैं? ये क्यों लेना है इनको काम में? क्या है यहाँ पर बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम? इसमें क्या काम है बच्चों? ये क्या करते हैं? दो काम, एक तो बीओडी और एक डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपको एरेशन टैंक के लिए समझाऊं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखिए बच्चों कि मैं माइक्रोब्स आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बता रही हूँ। यहाँ पे माइक्रोब्स का क्या काम है? दो काम है, एक तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक है डीओडी डिसॉल्व ऑक्सीजन। एक आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्या है बच्चों? ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? ये ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वो उतना ज्यादा क्या लेंगे? पानी से ऑक्सीजन लेंगे। वो पानी से ऑक्सीजन लेंगे जितना, यानी कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होने का मतलब है पानी उतना ही पॉल्यूटेड है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड। अब लाइन को ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर और उतनी ही ज्यादा बीओडी, क्योंकि वो जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे।
तो उतना ही ज़्यादा वो पानी में से ऑक्सीजन लेंगे, और पानी में से बीओडी ज़्यादा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन अपने आप कम, पानी की ऑक्सीजन अपने आप कम होती चली जाएगी। तो अब जो पानी आपके पास आएगा वो कैसा आएगा? क्लीन वाटर। देखिए मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट हम यहाँ से दोबारा समझ रहे हैं। सबसे पहले आपने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन के बाद आपने क्या किया, आपका जो सीवेज था वो किसमें डाला? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक का काम था सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन के बाद वाटर तो रह गया ऊपर, और नीचे आपकी क्या रह गई है? सॉइल। ये जो ऊपर रह गया है इसे बोलेंगे आप प्राइमरी इफ्लुएंट, और नीचे जो है वो है स्लज, और क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में बनी है तो उसको प्राइमरी स्लज कह दो, स्लज, ठीक है। अब क्या है, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को आप ट्रांसफर करेंगे कहाँ? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आप यूज करते हैं एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में आपने डाला प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से एयर टैंक में क्या होता है, जैसे एयर पंप चलाया जाता है तो क्या होता है, इसके ऊपर मैश बनना शुरू हो जाता है। ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपका, क्या बन रहा है? मैश लाइक स्ट्रक्चर, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स को बोलते हैं बैक्टीरिया विद फंगल एसोसिएशन, विद फंगल एसोसिएशन, ठीक है बच्चों। तो यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो सब सारा का सारा ऊपर जमा हो गया और नीचे रह गया आपका वाटर, ठीक है बच्चों। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये ऑर्गेनिक जो मैटर है इसमें जो आपके बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया कैसे हैं? फ्लॉक्स वाले जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे बैक्टीरिया हैं? वो है एरोब्स, यानी कि एयर की प्रेजेंस में काम करते हैं। अब इनका काम क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, अब हम इसको ऐसे समझेंगे, ऑर्गेनिक मैटर आपका जितना ज्यादा उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा, वाटर जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा उतनी ही ज्यादा बीओडी चाहिए, और डिसॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड, डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है वो उतनी ही कम हो जाएगी। गंदा पानी जितना ज्यादा है उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ही ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा वाटर को पॉल्यूट करेंगे, उतनी ही ज्यादा बीओडी होगी, क्योंकि जितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन्हें खाना पीना तो चाहिए, तो वो खाना पीना क्या है? वो वाटर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और वो वाटर से सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं या डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। अब ये जो वाटर है बच्चों, ये वाटर रेडी है कहाँ पे जाने के लिए? ये जो आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट आया, अब जो आया है बच्चों आपके पास वो क्या आया है? प्राइमरी फ्लॉक्स बन गया आपका, सेकेंडरी इफ्लुएंट बन गया, और सेकेंडरी इफ्लुएंट जो बना है वो ही आपका किस काम में आएगा बच्चों? वो किस लिए रेडी हो जाएगा आपका? यहाँ लिख लेंगे हम, एक और यहाँ पर इस टैंक को बना दीजिए, ये रहा आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट, और ये रहे आपके फ्लॉक्स, ठीक है बच्चों। रेड कलर से मैं फ्लॉक्स मार्क कर रही हूँ। अब क्या होगा बच्चों, ये सेकेंडरी इफ्लुएंट को तो जो पानी है आपका उसे तो आप भेज देंगे रिवर में और लेक्स में, और वहीं से पानी आपके घरों तक आएगा। इस फ्लॉक्स को क्या करते हैं बच्चों? इसका भी काम होना है क्या? इस फ्लॉक्स को डाल देते हैं स्लज डाइजेस्टर। इस फ्लॉक्स को एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं, स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे आप। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसको डालेंगे
और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और क्या बना देंगे, इसमें बैक्टीरिया कौन से थे, मेथेनोजेंस। और मेथेनोजेंस तो मैंने आपको बता ही दिया क्या काम करते हैं, कैटल डंग में होते हैं तो भी क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बायोगैस बनाते हैं। और यहाँ पे भी ये क्या बना रहे हैं, CO2 प्लस CH4 बायोगैस। और बायोगैस काम में ले ली जाती है, तो देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं। बायोगैस ये आ गया, पानी भी फ्री हो गया आपका, पानी भी दोबारा से फिल्टर होकर तैयार हो गया। और जो आपके फ्लॉक्स हैं उसमें से कुछ अमाउंट रख ली जाती है, उसकी कुछ अमाउंट रख ली जाती है, क्यों, क्योंकि दोबारा की जो साइकिल है उसको फॉलो करने के लिए। तो बच्चों हमने यहाँ क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीवेज का पानी आया। सीवेज का पानी फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए गया। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है बच्चों, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। तो ये सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के लिए ये डाला जाता है, जब फिल्ट्रेशन हो जाता है सभी सीव्स से, तो ये कहाँ डाला जाता है बच्चों, उसके बाद डाला जाता है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में पानी के साथ साथ सॉइल भी थी, तो सॉइल नीचे बैठ गई, सेडिमेंटेशन हो गया, प्राइमरी इफ्लुएंट बन गया। प्राइमरी इफ्लुएंट को आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आपने एरेशन टैंक का यूज किया। इस एरेशन टैंक में ये जो इफ्लुएंट था, ये जो वाटर था, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था। ये एयर पंप कराते ही क्या होता है, मिक्सिंग होती है, तो पानी बहुत तेज तेज घूमता है, तो क्या होता है, ऊपर मैश लाइक, झाग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें बैक्टीरिया और फंगल थे। ये बैक्टीरिया फंगल को आपने फ्लॉक्स कह दिया। ये फ्लॉक्स में जो बैक्टीरिया थे वो कैसे बैक्टीरिया थे, जो एरोब्स थे, ऑर्गेनिक मैटर। और एक बात का तो एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड, उतनी ही ज्यादा BO, और DO कम, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब ये पानी को आपके पास जो पानी आया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, उस पानी को आपने सेकेंडरी इफ्लुएंट कहा, इसे आपने रिवर्स और लेक में भेज दिया। वो जो ऊपर ब्लॉक्स बने थे दोबारा, उन वाले ब्लॉक्स को आपने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशंस करते हैं मेथेनोजेंस बैक्टीरिया, और CO2 और CH4 बायोगैस बनाते हैं। तो इस तरीके से साफ पानी आपके घरों तक भेजा जाता है। ये हुआ आपका सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम करेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस। सीवेज ट्रीटमेंट कर चुके हैं आप, अब जरा हम बायोगैस देख लें बच्चों। बायोगैस कैसे बनेगी बच्चों, आपका कैटल डंग, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, जो भी है, ठीक है, उसमें आपको क्या मिक्स करना है, वाटर। जैसे इसमें वाटर मिक्स करेंगे स्लरी बन जाएगी। स्लरी मतलब वाटर विद सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो चटनी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्लरी को क्या करना है आपको, अंडरग्राउंड बायोगैस टैंक में डालना है। अंडरग्राउंड होते हैं टैंक, स्लरी वहां जाएगी। अब उस टैंक में क्या होंगे, प्रोसीजर्स होंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया काम करेंगे, और आपके मेथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे, और इन्हीं बायोगैस को अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये तो बन गई आपकी बायोगैस, ठीक है बच्चों। काउ डंग से वाटर मिक्स करके स्लरी बनेगी, स्लरी को अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद मेथेनोजेंस बैक्टीरिया बायोगैस बनाएंगे, और जो वेस्ट बनाएंगे वो है मैन्योर, और उस मैन्योर को हम वापस से फील्ड में डाल देंगे। तो फील्ड भी आपके कैसे हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे, वो फील्ड आपके काम के हो जाएंगे। ये हो गया माइक्रोब्स इन बायोगैस। इसके बाद हम बच्चों करने वाले हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस हो गया। अब माइक्रोब्स के यूज करना है एज अ बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज करेंगे। अब चलिए, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स।
होता है आजकल, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स फसल को खराब ना करें तो कोई इंसेक्ट वगैरह, तो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है। अब उनके ज़्यादा यूज करने से बच्चों बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, वो ठीक नहीं है। तो बायोमैग्निफिकेशन को कम करने के लिए आजकल ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप केमिकल से भी बच पाएंगे और हार्म होने से बच पाएंगे। यानी कि ऐसा करेंगे, कोई इंसेक्ट किसी को अगर हार्म पहुंचा रहा है तो उस इंसेक्ट के लिए उसका प्रेडेटर होगा, तो वो उसको किल कर देगा। तो इसके लिए हमने, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका इंसेक्ट्स को अगर किल कर दिया जाए, उसके इंसेक्ट को कोई बर्ड खाता था, सोचिए, तो वो बर्ड अपने आप किल हो जाएगा। अगर आपने किसी इंसेक्ट को किल कर दिया तो उसके बाद जो बर्ड उसको खाता था वो तो भूख से मर जाएगा, स्टार्वेशन से, तो स्टार्वेशन की वजह से वो किल हो जाएगा। तो एक तरीके से दो स्पीशीज एक साथ आपने किल कर दी, इसको कोएक्सटिंक्शन कहते हैं। इसके और एग्जांपल में अगर हम देखें तो आपका लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ये क्या करते हैं, आपके अपील्स और मस्किटोज, इनको किल करने का काम करता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, उसके लिए आप किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज इसको किल करने का काम कर रहे हैं बच्चों, मॉस्किटोज का किल करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके, जैसे अगर हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा फंगस है, वो क्या करती है, प्लांट पैथोजेंस की तरह यूज होती है। ट्राइकोडर्मा फंगस यूज्ड एज प्लांट पैथोजन। और आपके आर्थ्रोपोड बीटल बच्चों आपका आर्थ्रोपोड है, जो कि आपका किससे, आर्थ्रोपोड फैमिली से बिलोंग करता है। और क्या है ये, कॉलियोप्टेरस है। इसको किल करने के लिए भी क्या यूज होते हैं, आपके इंसेक्ट, ये आपका इंसेक्ट है, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से है, आर्थ्रोपोडा और कॉलियोप्टेरस, ठीक है। ऐसे ही आपके अगर मैं कहूँ बटरफ्लाई कैटरपिलर, इसको किल करने के लिए बीटी क्रॉप, ये क्या करेगा, ये बीटी अगर बेसिलस thuringiensis इस लावा के अल्कलाइन बेड में चला जाएगा तो वहाँ टॉक्सिन रिलीज करने लगेगा और ये मर जाएगा। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में जो फर्स्ट बीटी क्रॉप है वो आपकी कौन सी है, बीटी कॉटन, फर्स्ट बीटी क्रॉप इन इंडिया, बीटी कॉटन। तो ऐसे एजेंट्स जो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करना है और आपकी जो एग्रीकल्चर फील्ड को भी नुकसान नहीं हो रहा, तो उसे बायो कंट्रोलिंग एजेंट बोलते हैं। अब आपके माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स किस तरीके से यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की जैसे यूज होते हैं। इसमें एक और आएगा बच्चा बकुलोवायरस। बकुलोवायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इसमें बकुलोवायरस डाल लीजिएगा, ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्राइस फैमिली से बिलोंग। अब हम बात करें माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर्स। अब आपने पेस्टिसाइड्स की जगह तो याद कर लिया बायो कंट्रोलिंग एजेंट। अब आप क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करना है अब आपको। यहाँ पे बायो वर्ड लग गया है तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, जो हार्म ना करें, बायो फर्टिलाइजर्स।
लाइगस। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, क्या बताने जा रहे हैं आपको, ये माइक्रोब्स यूज करने हैं। जैसे कि आपने नाम सुना हो, एक तो आपका एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम, और आपका नाइट्रोजनस बैक्टीरिया राइजोबियम। इसमें हम नाम लें राइजोबियम। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और क्या बना देता है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया। ऐसे ही और हैं एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम, एक माइकोराइजा। ये सब यूज किए जाते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज पूरा चैप्टर का वन शॉट खत्म होता है। आज हमने इस चैप्टर को शुरुआत से लेके अंत तक सब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखवाए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आते हैं। और आप नीट में तो जानते हैं एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो नीट एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर करें। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आपको वन शॉट रिवीजन अगले चैप्टर का मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कोई और चैप्टर जिसका आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए। थैंक यू बच्चों।